नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ प्लैनेट में। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 13 और उसके अंदर दिए हुए कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 13 वो टूल है जिसके थ्रू कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आर्टिकल 13 को एज इट इज़ देख लेते हैं, फिर हम एक एक क्लॉज को समझेंगे। आर्टिकल 13 की हेडिंग कुछ इस प्रकार है: लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसके क्लॉजेस को पढ़ लेते हैं। पहला क्लॉज: ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void. Clause 2: the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. Clause 3: in this article, unless the context otherwise requires, subclause A, meaning of law is given here. Law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, or usage having in the territory of India the force of law. Subclause B, meaning of laws in force is given here. Laws in force includes laws passed by or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. फिर है क्लॉज 4: नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 13 की हेडिंग से पता चल रहा है कि इसमें ऐसे लॉज के बारे में बात की गई है जो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 मेनली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट से पहले ऑपरेटिव थे और आगे भी ऑपरेटिव रहेंगे। ये कहते हैं कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो वो उस सीमा तक वॉइड यानी रद्द माना जाएगा जहाँ तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 का नेचर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब ये कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद से ही वॉइड माना जाएगा। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने केशवा माधवा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में बताई थी। इस केस में मिस्टर मेनन को एक ऐसे ऑफेंस के लिए पनिश किया जा रहा था जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले कमिट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस्टर मेनन की पनिशमेंट को बरकरार रखा जाएगा क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 रेट्रोस्पेक्टिवली यूज़ नहीं किया जाएगा। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को इंटरप्रेट करते हुए एक डॉक्ट्रिन को एस्टैब्लिश किया जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। सेवरेबिलिटी का मतलब किसी भी चीज़ के पार्ट्स को हम अलग अलग करके देख सकें। एग्जाम्पल के तौर पे 1951 में A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के सेक्शन 14 को फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट माना और उसे अल्ट्रा वायर्स यानी रद्द कर दिया। इसी तरह 1957 में RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में प्राइज कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज D के आधे हिस्से को सही माना और आधे हिस्से को गलत माना। यदि कोई कंपटीशन केवल गैम्बलिंग पर आधारित है तो वो वॉइड माना जाएगा। यदि किसी कंपटीशन में किसी स्किल का इन्वॉल्वमेंट है तो वो गलत नहीं माना जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जो है कीहोता होलोहान वर्सेस जातशितु।
इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के सेक्शन 10 का पैरा 7 फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था, तो उस पैरा 7 को सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सेक्शन 10 का पैरा 7 कहता था कि किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर यानी MPs एंड MLAs के डिसक्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर द्वारा दिया गया डिसीजन फाइनल होगा और कोई कोर्ट उसको एग्जामिन नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पैरा 7 को हटाते हुए ये साबित कर दिया कि कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की भी एक एक्सेप्शन 1950 में सुप्रीम कोर्ट के सामने रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में आई, जहां एक एक्ट का वॉइड हिस्सा बाकी कंसिस्टेंट हिस्सों से इतना क्लोजली मिक्स्ड था कि उनको सेपरेट करना मुश्किल था, और यदि उनको सेपरेट किया गया तो एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं हो पाता। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा ही एक्ट रद्द यानी वॉइड माना जाएगा। फिर आती है एक और डॉक्ट्रिन जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, जहां एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ढक लेता है। ऐसा ही मतलब इस डॉक्ट्रिन का है, जहां कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है वो वॉइड तो नहीं होगा, बस उस समय के लिए वो किसी काम का नहीं रहेगा, यानी केवल उस समय के लिए ही वो अनएनफोर्सिएबल रहेगा। इस डॉक्ट्रिन का यूज़ उन लॉज के केसेस में होगा जहां केवल वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हों जो केवल सिटीजन्स को मिले हुए हैं। यहाँ 2 कंडीशंस होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई लॉ आर्टिकल 16 को वायलेट कर रहा है, जो कि एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर यदि किसी इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो लॉ उस केस में ऑपरेटिव नहीं रहेगा। दूसरे केस में वही फंडामेंटल राइट एक नॉन सिटीजन के पास है ही नहीं, तो वो उस केस में लॉ भी ऑपरेटिव यानी लागू रहेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 की। इस क्लॉज के मुताबिक गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो। किसी ऐसे लॉ के केस में अपने मन से ये नहीं माना जाएगा कि गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। इसके लिए कोर्ट उस लॉ को इंटरप्रेट करके ये बताएगा कि गवर्नमेंट ने जो नया लॉ बनाया है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या नहीं। यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन को और समझते हैं जो है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेवर का मतलब है त्यागना। आपको क्या लगता है कि कोई पर्सन अपनी मर्जी से किसी फंडामेंटल राइट को त्याग सकता है? 1959 के बशेर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सन किसी भी फंडामेंटल राइट्स जो उसको मिले हुए हैं उनको त्याग नहीं सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स केवल इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए ही नहीं दिए गए, बल्कि फंडामेंटल राइट्स जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए भी यूज़ होते हैं। फंडामेंटल राइट्स स्टेट यानी गवर्नमेंट पर एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन लगाते हैं, जहां गवर्नमेंट उनको वायलेट नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जिन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स का पता ही नहीं है। ऐसे केस में कोर्ट्स की ये ड्यूटी बनती है कि उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट प्रोटेक्ट करे। अब समझते हैं आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 को। क्लॉज 3 में लॉ और लॉज इन फोर्स को डिफाइन किया हुआ है। इसके मुताबिक लॉ के अंदर ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स सब आएंगे। इसके अंदर यदि किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी दिया है वो भी इंक्लूड होगा। पर कुछ जगह इसकी एक्सेप्शन है, जैसे यदि गवर्नमेंट अपने ही ऑफिसर्स के लिए कोई डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस देती है तो वो आर्टिकल 13 के मीनिंग के अंदर नहीं इंक्लूड होगा। और कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस भी आर्टिकल 13 में दिए गए लॉ के मीनिंग के अंदर नहीं होगा। लॉज इन फोर्स का मतलब है ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले बने थे और वो पहले कभी रिपील यानी हटाए नहीं गए, और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी नहीं कर रहे।
तो वो आर्टिकल 13 के अंदर दिए गए लॉ के मीनिंग में इंक्लूड होंगे। अब एक और चीज़, यदि किसी लॉ में कोई अमेंडमेंट होता है और यदि वो अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उस लॉ का क्या होगा। ऐसे केस में उस अमेंडमेंट को रिपील करके पुराने वाले लॉ को वापस रिवाइव कर दिया जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दिए हुए लॉ के मीनिंग के अंदर आते हैं या नहीं। ये सवाल पहली बार 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी आर्टिकल 368 को यूज करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर किया जाए तो वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के मीनिंग के अंदर नहीं आएगा। फिर 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली रूलिंग को ओवर रूल कर दिया और कहा कि पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 368 के थ्रू किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के मीनिंग में आएंगे, और यदि गवर्नमेंट कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो तो उसका जुडिशियल रिव्यू करके उसे भी कोर्ट्स नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इसी चीज़ से कोर्ट के पास एक्सेसिव पावर आ गई और उस टाइम की गवर्नमेंट को इससे परेशानी होने लगी। तब गवर्नमेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू आर्टिकल 13 में एक नया क्लॉज यानी क्लॉज 4 डालकर ये स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल 368 यूज़ करके किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर्टिकल 13 के मीनिंग के अंदर नहीं इंक्लूड होंगे। इसका मतलब यदि ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी फंडामेंटल राइट को भी वायलेट कर रहा हो तो वो भी चैलेंज नहीं किया जा सकता और उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। 1973 के फेमस केस केशवानंदा भारती में सुप्रीम कोर्ट ने इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को सही मानकर गोलकनाथ केस वाली जजमेंट को ओवररूल कर दिया। इसका मतलब आज के दिन भी यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रही हो तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये था आर्टिकल 13। अब आपको बाकी के फंडामेंटल राइट्स समझने में और भी आसानी होगी, जो आपको इस चैनल की कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के नए वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।